हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय कुमार और आप सबको जैसा कि पता ही है कि कोविड के कारण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विद्यालयों को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए बंद कर दिया गया है। तो इसीलिए अपने छात्रों का हित करते हुए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके तहत हम ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे। और मेरा सभी छात्रों से निवेदन है कि वे बिल्कुल ऐसे ही इन कक्षाओं को लें जैसे कि वो क्लास के अंदर काम कर रहे हैं, क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, और उनको साथ ही साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और जो भी चीज़ आपको यहाँ बताई जा रही है उसको आप नोट डाउन कीजिए। ये आने वाला जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के तहत सिंथेसिस। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिंथेसिस होता क्या है और सिंथेसिस को हम करते कैसे हैं। तो सिंथेसिस जैसे कि नाम से ही पता है कि सिंथेसिस, सबसे पहली बात आती है कि ये सिंथेसिस होता क्या है। तो सिंथेसिस को हम कहते हैं, अगर हम कहें तो इसका मतलब हो गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी कि जोड़ना, जुड़ाव या जोड़ना। सिंथेसिस को हम संश्लेषण भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता चल गया कि सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण यानी कि जोड़ना। इसके तहत हम कम से कम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। और सिंथेसिस का निर्माण करने के लिए हमें तीन ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके तहत हम सिंथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। दूसरा हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य। और जो तीसरा हमारा टॉपिक होगा इसके तहत वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य। सिंथेसिस के अंतर्गत आप इन्हीं तीन प्रकार के वाक्यों को आप सिंथेसिस कर सकते हैं। सबसे पहले होगा सिंपल सेंटेंस, फिर होगा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंथेसिस बनाने के लिए हमको निम्नलिखित तीन चीजों के अंदर कार्य करना होता है। सबसे पहले होती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस into one simple sentence। हमारा दूसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस into one कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है और दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया जा सकता है। आपके सामने बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। into one simple sentence। दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य निम्न आठ प्रकार से बनाए जा सकते हैं। नंबर एक होता है हमारा पार्टिसिपल के द्वारा। नंबर दो होता है हमारा इंफिनिटिव के द्वारा। नंबर तीन होता है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। नंबर चार होता है नाउन और फ्रेज इन पोजीशन के द्वारा। नंबर पांच होता है नाउन और जीरेंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। नाउन और जीरेंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। नंबर 6 होता है हमारा एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। नंबर 7 होता है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। और नंबर 8 होता है हमारा कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। कंजंक्शन एंड का प्रयोग।
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंथेसिस करने के निम्नलिखित 8 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा पार्टिसिपल के द्वारा, नंबर 2 होता है हमारा इंफिनिटिव के द्वारा, नंबर 3 होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, नंबर 4 होता है नाउन और फ्रेज इन ओपोजिशन के द्वारा, नंबर 5 होता है और जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, नंबर 6 होता है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, नंबर 7 होता है एडजेक्टिव का प्रयोग करके और नंबर 8 होता है कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सहूलियत लगे। मगर मेरा सभी छात्रों से निवेदन है कि वो इस चीज को थोड़ा सा देखते रहे, इसको देखने से आपको बहुत ही ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने 8 प्रकार आपको बताए किन 8 प्रकार से हम सिंथेसिस बना सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला हमारा प्रकार था पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो पार्टिसिपल वास्तव में क्रिया का कृदंत रूप होता है, जिसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल माने क्रिया का कृदंत रूप। कृदंत रूप से मतलब है कि क्रिया का बिगड़ा हुआ रूप। और ये पार्टिसिपल जो है 2 प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले ये एडजेक्टिव का भी कार्य करता है और वर्ब का भी कार्य करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये पार्टिसिपल 2 चीजों का कार्य करता है। एक जगह तो वो क्रिया का भी कार्य करता है और दूसरी जगह वो वर्ब का भी कार्य करता है। कैसे ये क्रिया और वर्ब दोनों का कार्य करता है, इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताते हैं। तो आप एग्जाम्पल की सहायता से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये पार्टिसिपल कैसे एडजेक्टिव और कैसे वर्ब का कार्य कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ आई फाउंड माय स्टोलन बुक। तो अगर इस वाक्य में हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये जो शब्द है स्टोलन हमारा एक वर्ब का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हमेशा जो वो नाउन की विशेषता बताने के लिए होता है। तो जो हमारी बुक है वो कैसी बुक है? बुक है चुरी हुई बुक, स्टोलन बुक यानी कि खोई हुई बुक। और आई फाउंड माई स्टोलन बुक, और मैंने प्राप्त की अपनी खोई हुई किताब। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्टोलन शब्द है ये हमारा एडजेक्टिव प्लस वर्ब दोनों का कार्य कर रहा है। इसलिए हम एडजेक्टिव को, हम पार्टिसिपल को बता सकते हैं कि वो एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है और ये दोनों का कार्य करता है। पार्टिसिपल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, और नंबर 3 होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हम 3 प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा 2 वाक्यों को जोड़कर 2 सिंपल सेंटेंस यानी कि सिंथेसिस का प्रयोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस।
प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वास्तव में होता क्या है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बताता हूं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कोई भी एक ले सकते हैं हम इसमें बना सकते हैं स्मोकिंग। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से किसका निर्माण होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। मगर साथ ही यहाँ पर एक और चीज होती है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, निर्माण होता है जीरन का। मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगाई तो वहां हो गया प्लेइंग। अब आप देखिए उसमें भी आईएनजी है और इसमें भी आईएनजी है। अब हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और जीरन भी होता है, तो जीरन कैसे बन जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बन जाता है, इसको थोड़ा सा हम लोग जब समझेंगे तो हमें समझने के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है और कैसे ये जीरन का काम करता है। तो स्टूडेंट्स आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है, जब आप कहीं भी किसी भी सेंटेंस को बोले और वर्ब के अंत में हुए शब्द आए, क्या शब्द आए, हुए। अगर वर्ब के अंत में हुए शब्द आए तब ये किसका काम करता है, ये किस काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और अगर वर्ब के अंत में ना नी ने शब्द का इस्तेमाल यूज आए, ना नी ने शब्द का उच्चारण आए तब ये किसका प्रयोग करता है, ये उच्चारण करता है हमारा जीरन का। इसको हम अभी आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझा देते हैं कि कैसे यहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं और कैसे हम यहां पर जीरन का प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल की सहायता से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। सीइंग ए स्नैक, सीइंग ए स्नैक आई रैन अवे। तो आप एक सेंटेंस देख रहे हैं, सीइंग ए स्नैक आई रैन अवे। तो यहां पे जो शब्द आ रहा है कि देखते हुए, सीइंग मानी देखते हुए, यानी कि सांप को देखते हुए मैं दौड़ा या मैं भागा। तो जब यहां पर देखते हुए शब्द आ रहा है तो ये जो हमारा आईएनजी लगा हुआ है ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल बताएं आपको जीरन का तो वो क्या आएगा, रवि लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है और ये कहता है कि रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर भी आईएनजी लगा हुआ है, यहां भी आईएनजी लगा हुआ है। मगर जब हमने यहां पर देखा तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन आया, इसका जो ट्रांसलेशन आया वो आया कि सांप को देखते हुए। और मैंने पहले आपको बताया था कि अगर हुए शब्द आए तब ये यहाँ पे होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर ना लीनियर शब्द आए तो वो होता है हमारा जीरन। अगर इसको हम अगर ट्रांसलेट करें तो इस वाक्य की हिंदी बनेगी, रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। रवि को क्रिकेट खेलना पसंद है, ना खेलना। जैसे ही ना शब्द आया तो ये हमारा क्या बन गया, जीरन। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है तो वो कैसे एक जीरन भी हो सकता है और कैसे एक पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो अगर हम इतनी चीजें समझ गए हैं कि कौन जीरन है कौन पार्टिसिपल है, तो अब हमको दो वाक्यों को जोड़कर क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से हमें बनाना है, सिंथेसिस करना है। तो सिंथेसिस करने के लिए निम्नलिखित कंडीशन होने पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस किया जा सकता है। और वो कंडीशन क्या होगी,
सके तो अपना नोट डाउन भी करते रहें, जिससे कि आपको भविष्य में ऐसे लेसन दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आप एक ही बार में बिल्कुल पूर्ण रूप से आप सिंथेसिस को समझ जाएं। तो निम्नलिखित इतना सब कुछ सीखने के बाद निम्नलिखित कंडीशन होने पर ही प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस किया जा सकता है। कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिनके होने पर ही हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से सिंथेसिस कर सकते हैं। तो जो हमारी पहली कंडीशन होगी वो ये होगी कि सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड का सब्जेक्ट एक समान हो। सबसे पहली कंडीशन रहेगी कि सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस टू का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वो एक समान होना चाहिए। हमारी जो दूसरी कंडीशन होगी वो ये होगी कि सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस टू की फाइनाइट वर्ब समान नहीं हो। सब्जेक्ट एक समान होना चाहिए और दोनों वाक्यों की फाइनाइट वर्ब जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक समान नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट एक नया टॉपिक, एक नया सवाल आपके दिमाग में आता है कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है सर। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है फाइनाइट वर्ब और नंबर दो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें दो ही चीजें हैं कि फाइनाइट वर्ब जो है वो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो किसी भी दशा में, किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब बाकी के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित हो जाती है और नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होती। इसको हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाते हैं, आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। हम दो एग्जाम्पल लिखते हैं। रवि लाइक प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट जो हमारा वाक्य होगा वो होगा यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। और हमारा जो तीसरा वाक्य होगा वो होगा हमारा
You like playing क्रिकेट। जैसा कि आप देख रहे हैं, रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट और यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आपने देखा यहाँ पे कर्ता रवि था, एक वचन था, तो हमने लाइक में एस लगाया, परिवर्तन किया, यू आया, एस हटाया, लाइक रह गया, यू आया, ईडी लगा दी, लाइक हो गया। यानी कि जैसे जैसे हमारा कर्ता बदलता गया वैसे वैसे हमारी जो फाइनाइट वर्ब थी उसके अंदर परिवर्तन आता गया। मगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर तीनों ही दशा में, चाहे कर्ता कुछ भी रहा हो, तीनों ही दशा में हमारी जो दूसरी वर्ब थी वो किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं हुई, वो वहीं के वहीं प्लेइंग प्लेइंग और प्लेइंग ही रही। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये है हमारी फाइनाइट वर्ब और ये है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। उम्मीद है कि आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन हो गई हमारी सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस टू का सब्जेक्ट एक समान हो। दूसरी कंडीशन हो गई सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस टू की फाइनाइट वर्ब एक समान नहीं हो। और हमारी जो तीसरी और अंतिम जो कंडीशन है वो ये है कि तो थोड़ा रब कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तीसरी जो और अंतिम हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस टू के बीच टाइम गैप, इसको हम समय अंतराल भी कहते हैं, टाइम गैप यानी कि समय अंतराल लगभग 0 होना चाहिए। तो निम्नलिखित 3 कंडीशन अगर अप्लाई होती है किन्हीं वाक्यों पर तो उस पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस कर सकते हैं। अगली जो चौथी चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करने के लिए है, वो ये है कि जो कार्य जिस सेंटेंस में जो कार्य पहला होगा उसी सेंटेंस की हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसी सेंटेंस के वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे और सेंटेंस को हम सिंथेसिस करेंगे। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए कि जिस सेंटेंस में कार्य पहले होगा उसी जिस सेंटेंस में कार्य पहले होगा उसी की प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लगाकर बनानी है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंथेसिस करने के 4 नियम हो गए। सबसे पहला नियम हो गया हमारा कि हमारे दोनों वाक्यों का कर्ता जो है वो समान ना हो, कर्ता अलग अलग होना चाहिए। दोनों वाक्यों की फाइनाइट वर्ब एक समान, कर्ता समान होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब हमारी समान नहीं होना चाहिए। दोनों वाक्यों के बीच में टाइम गैप लगभग 0 होना चाहिए। और चौथा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नियम है वो है कि जिस सेंटेंस में कार्य पहले होगा उसी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लगाकर हमें बनानी है। तो हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि हम कैसे दो सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस आएगा, द प्यूपिल saw the flames the pupil saw the flames। और दूसरा हमारा सेंटेंस आएगा, they ran
towards the burning house। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है द पीपल सॉ द फ्लेम, लोगों ने आग को देखा। दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, और वे जलते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। अब इन दो सेंटेंसों को छोड़कर हमें क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है पार्टिसिपल के द्वारा। तो हमारा जो हमने आपको 3 नियम बताए, उन 3 नियमों को आप सबसे पहले किसी भी पार्टिसिपल से सेंटेंस में समझेंगे। सबसे पहली बात है कि जो कर्ता होगा वो समान हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे द पीपल है, और द पीपल को भी वहां पे प्रोनाउन में दिया गया है, तो वो दे हो गए, यानी कि हमारा कर्ता क्या है, बिल्कुल समान है। दूसरा हमारा जो नियम था वो ये था कि दोनों की फाइनाइट वर्ब एक समान ना हो। वर्ब आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉ है और यहाँ पर रैन है, यानी कि हमारी फाइनाइट वर्ब एक समान नहीं है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल था वो ये था कि दोनों के बीच में टाइम गैप, समय अंतराल जो होना चाहिए लगभग शून्य होना चाहिए। लोगों ने जलते हुए घर को देखा और वो दौड़ पड़े। ऐसा नहीं हुआ कि पहले उन्होंने घर को जलते हुए देखा और देखने के बाद आराम से चाय वाय पी और थोड़ा घूमे घामे, थोड़ी चर्चा की और उसके बाद उस घर की ओर दौड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही जलते हुए घर को देखा वैसे ही तुरंत वो उस घर की ओर दौड़ पड़े। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो टाइम अंतराल है, टाइम क्या है, बिल्कुल क्या है, शून्य है, 0 है। तो इसके साथ ही अब हम चौथा अपना इसमें रूल लगाएंगे, वो है कि जिस सेंटेंस में कार्य पहले हुआ उसी की प्रेजेंट पार्टिसिपल बनानी है। तो आप देख रहे हैं पहले कार्य क्या हुआ, द पीपल सॉ द फ्लेम, लोगों ने सबसे पहले आग को देखा, उसके बाद में भागे, यानी कि ये वाला जो वाक्य है इसी के अंदर हमें सिंथेसिस करनी है। तो हम करेंगे कॉम्बिनेशन। आप देख रहे होंगे कि द पीपल, सॉरी, हमारा जो इसमें वर्ब है वो ये है सॉ, इसका हम इधर ले आएंगे उठा के, इसको हम करेंगे, इसकी ये हमारा सेकंड फॉर्म में है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म लाएंगे सी, और सी में हमने लगा दी आईएनजी, तो ये हो गया सी आईएनजी लगा के सीइंग, क्योंकि आपको पता है कि पार्टिसिपल बनती कैसे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, तो हो गया सीइंग। और सीइंग के बाद हम यहाँ लेते हैं सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स। उसके बाद में हम यहाँ कॉमा लगा देंगे, वहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ था मगर अब हम यहाँ कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमें सेंटेंस, दो सेंटेंसों को एक करना है। तो सीइंग द फ्लेम, सीइंग द फ्लेम के बाद में अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, दे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है वो आप स्टूडेंट याद रखना कि जहां पर नाउन और प्रोनाउन दिए हों तो हमको सबसे पहले किसको लेना है, नाउन को लेना है, प्रोनाउन को नहीं लेना है। और जहां पर अगर प्रोनाउन ही प्रोनाउन दिए हो, मान लीजिए जहां पर भी दे होता और यहाँ पर भी दे होता तब तो कोई समस्या नहीं है, आप यहाँ पे क्या लगाते दे, मगर यहाँ पे क्या है द पीपल और यहाँ पे है दे। अगर हम यहाँ दे लगा दें तो अगर हम कर दें कि सीइंग द फ्लेम दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, तो ये सेंटेंस अधूरा रह जाएगा और इसमें एक नया क्वेश्चन बन के आएगा। अब वो क्वेश्चन ये होगा कि दे कौन लोग भागे जलते हुए घर की तरफ, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे द पीपल, द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। तो जैसा कि आपने स्टूडेंट देखा कि हमने इन दो सेंटेंसों को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया। सेंटेंस हमारा ये करके आया, सीइंग द फ्लेम्स द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। अब आप देखेंगे कि ये पार्टिसिपल के द्वारा बना या नहीं बना, या ये जीरेंट के द्वारा बनाया, तो इसके लिए हमको आपको क्या करना है, सीइंग का मतलब है देखते हुए। आप देख रहे हैं जो इसकी हिंदी निकलेगी कि जलते हुए घर को, आग को देखते हुए, आग को देखते हुए लोग जलते हुए घर की ओर दौड़े या भागे, यानी कि देखते हुए। अगर यहाँ पे आता नाम ही नहीं आ जाता तो ये हो जाता जीरेंट, और हमें जीरेंट तो बनाना ही नहीं है, हमें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा ही सिंथेसिस करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ, अगर आप थोड़ा सा भी इसको समझेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ में दो साधारण वाक्यों को जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा बहुत अच्छे से आप जो है वो इसमें सिंथेसिस आप कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट करते रहें, और साथ ही साथ आपको जो 2 या 3 अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
वाक्य, इनको वाक्यों को आपको बना के लाना है। ये आपका होमवर्क है और इसको डिस्क्रिप्शन में आप लिख के बताइए कैसे बनेगा। जैसे कि पहला वाक्य हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, ही टुक द पेन, he took the pen, he wrote a letter. He took the pen, he wrote a letter. दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है आपके लिए वो ये है, द मैजिशियन took pity on the rat. The magician took pity on the rat. और इसी का दूसरा वाक्य जो आपको जोड़ना है वो है, he turned it into a cat. दो वाक्य आपको होमवर्क के लिए दिए गए। इन दोनों को आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से इनका आपको सिंथेसिस करके लाना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन रह गया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इसको शॉर्ट में समझाते हैं। इसका अगला जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपको अगले वीडियो में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।